यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेली टारगेट। यहाँ पर डे 34 यहाँ पर कल हम लोगों ने यहाँ पर इसके टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, आज आपको यहाँ से इसके MCQ सॉल्व करने हैं। राइट, एक बात और, सुबह आज मैं आपको डे जो 35 है इसमें आपको मॉर्निंग में दे चुका हूँ, उसको रिवीजन करना है आपको। कितना? डे 26 से डे 34 तक आपको पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, आप सुबह टॉपिक देखो टारगेट के, आपको समझ आएगा चीज़ें यहाँ पर मैंने क्या क्या वहाँ पर बताया है। और उसके मैंने टॉपिक भी आपको शेयर किए हैं टेलीग्राम पर कि क्या क्या पूरे टॉपिक थे, एक साथ मैंने आपको पूरी लिस्ट शेयर कर दी है। एक साथ आप यहाँ से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक साथ कवर कर पाओगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से उसी जो सुबह वाला मॉर्निंग वाला डेली टारगेट होता है सुबह 9 बजे से, उसमें मैंने आपको जो 4 यहाँ पर रूल बताए गए थे, 4 रूल यहाँ पर श्रम सुधार को लेकर 4 यहाँ पर रूल थे ना, वो यहाँ पर जो अमेंडमेंट किए गए थे उसको मैंने आपको पूरे 15 MCQ पर कराए हुए हैं, वो भी आप यहाँ से सुबह कर सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग में कराए थे मैंने, उसका PDF भी मैं टेलीग्राम पर दिया, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे करके हम लोग डेली यहाँ पर एक नए टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं और इनके MCQs करते हैं जो UPSC प्रीलिम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जुड़ना डेली टारगेट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई चार्जेस या पैसे वैसे नहीं देने होते, अच्छे से जुड़ो और एक एक चीज़ों को फॉलो करो इसकी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 34 जो टॉपिक था उसका पहला क्वेश्चन यहाँ से, भुगतान संतुलन BOP की मूल अवधारणा से लेकर के क्वेश्चन है। BOP एक देश का बाकी दुनिया के साथ होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का जोखा होता है। पहला जोखिम होता है या जो लेखा जोखा होता है। पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP जो होता है एक व्यवस्थित सांख्यिकी विवरण होता है जो एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में लेकर के एक देश के निवासियों को शेष देशों के बीच की जो आर्थिक लेन देन उसको रिकॉर्ड रखता है। पहली बात सही है। सेकेंड, चालू खाता करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक मुख्य घटक होता है BOP का। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि BOP के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो चालू खाता, दूसरा पूंजीगत खाता। पहला चालू खाता मतलब करंट अकाउंट, पूंजीगत खाता मतलब कैपिटल अकाउंट। चालू खाता वास्तविक आय और खर्च को दर्शाता है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा है BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट में केवल वस्तुओं का व्यापार शामिल होता है। ठीक है, तीसरी बात गलत होगी, लेकिन UPSC हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिया है। जो अगर UPSC देगा ना तो UPSC केवल हटा देगा यहाँ से, UPSC देगा कि BOP में वस्तुओं का व्यापार शामिल होता है। जब गलत हो जाएगी बात, है ना, हमने बोला केवल, तो आपने केवल समझ के पकड़ लिया होगा पॉइंट, लेकिन UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ठीक है, तीसरा गलत, क्योंकि यहाँ पर BOP में केवल वस्तुएं, गुड्स ही नहीं, बल्कि सेवाएं, सर्विसेज, आय, इनकम और अंतरण, ट्रांसफर वो भी शामिल होते हैं। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1 और 2 सही हो जाएगा, A नंबर। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप बताना कमेंट करके। ठीक है, कितने भी सही होते हैं उसको टेंशन नहीं लेना है कि 5 सही हो रहे हैं, 15 में 50, मतलब 20 में 25 में 5 सही हो रहे हैं, 2 सही हो रहे हैं, 3, कोई टेंशन नहीं लेना है। जितने सही हो रहे हैं एकदम से फ्री होकर बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो गलत होंगे उन टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन करना। राइट, सेकेंड यहाँ पर क्वेश्चन है दृश्य और अदृश्य व्यापार को लेकर के। वस्तुओं का आयात और निर्यात दृश्य व्यापार कहा जाता है, यह विजिबल ट्रेड कहा जाता है इनको। पहला दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वस्तुओं में जैसे तेल, मशीनरी, इनका भौतिक अस्तित्व होता है जिन्हें सीमा शुल्क पर देखा जा सकता है, इसलिए इन्हें दृश्य व्यापार कहा जाता है। पहली बात क्या हो गई? करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है सेवाओं जैसे कि सॉफ्टवेयर, पर्यटन, इसको व्यापार, अदृश्य व्यापार कहा जाता है। सेकेंड बात भी कहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर सेवाओं जैसे कि IT, बैंकिंग, पर्यटन, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसलिए इन्हें अदृश्य व्यापार कहा जाता है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरी बात यहाँ से दृश्य व्यापार को व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ जो ट्रेड होता है, इसका अर्थ होता है मुख्य रूप से वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर होना। 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? D करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन 3 आते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ से चालू खाते के घटक के जो कंपोनेंट्स उसके क्वेश्चन है। चालू खाते में दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार दोनों शामिल होते हैं। पहली बात, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चालू खाते में दृश्य वस्तुएं और अदृश्य व्यापार जैसे सेवाएं, आय, अंतरण, है ना, ये सब शामिल होता है। विदेशों से प्राप्त ब्याज, लाभ, लाभांश, आय, इनकम श्रेणी में आते हैं, है ना, मतलब कहने का विदेशों से प्राप्त जो लाभ होता है, ब्याज, लाभांश, आय, ये सब इस श्रेणी में आएंगे। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि किसी भारतीय ने विदेश में निवेश किया है और वहाँ से उसे लाभ या ब्याज मिला है तो वह चालू खाते की आय श्रेणी में रखा जाता है, उसमें दर्ज होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, याद रखना है आपको। तीसरा, चालू खाते में केवल सरकारी लेन देन ही दर्ज किए जा सकते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि चालू खाते में सरकारी और निजी जैसे रिलायंस, ये व्यक्तिगत जो प्रेषण है, दोनों प्रकार के लेन देन दर्ज कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी।
1 2 सिर्फ करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है अंतरण, है ना, प्रेषण। प्रेषण जो होता है रेमिटेंस और दान डोनेशंस, इसको अदृश्य व्यापार का हिस्सा माना जाता है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेषण होता है रेमिटेंस, इसको अदृश्य मानते हैं क्योंकि इसके बदले में कोई भौतिक वस्तु सीमा पार नहीं करती है ना। सेकेंड है उपहार और सहायता को अंतरण की श्रेणी में रखा जाता है। सेकेंड बात सही है क्योंकि उपहार दान प्रेषण एक तरफा अंतरण होता है, ठीक है, और इसको एक तरफा अंतरण कहा जाता है क्योंकि इसके बदले में भविष्य में कुछ लौटाना नहीं पड़ता है। सेकेंड बात सही है, पॉइंट आपको पकड़ना है, ठीक है, एक सही है दो सही है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि पहला सही हमारा दूसरा सही और हमारे चलो 15 सही होगा, नहीं, आपको पॉइंट पकड़ना है। क्या मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ, कितने भी सही होते हैं, मैंने क्या बोला आपको, कितने भी सही होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इन चीज़ें सीखना है, ठीक है। तीसरा अंतरण भुगतान चालू खाते करंट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से चौथे नंबर का करेक्ट है क्योंकि ये सभी चालू खाते के अदृश्य भाग के अंतर्गत आएंगी, ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। फोर्थ का आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन 5 है आय और निवेश लाभ को लेकर के। विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त लाभांश चालू खाते का हिस्सा होता है। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि लाभ जो प्रॉफिट होता है और लाभांश जो होता है इसके निवेश आय का हिस्सा होता है और चालू खाते में आता है, ये बात सही है। सेकंड है विदेशों से प्राप्त ब्याज इंटरेस्ट को अदृश्य व्यापार गिना जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि ब्याज प्राप्त करना एक सेवा का प्रतिफल माना जाता है, अतः इसे अदृश्य मद में रखा जाता है। सेकंड बात भी सही है। तीसरा है आय इनकम अंतरण ट्रांसफर दोनों चालू खाते के भाग होते हैं। तीसरी बात भी करेक्ट मैं बता चुका था ऊपर, तीनों सही है, आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन 6 है व्यापक समझ करंट अकाउंट ओवरव्यू। चालू खाता केवल वस्तु के भौतिक लेन देन तक ही सीमित होता है। छठे का क्या होगा, छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर चालू खाता वस्तु के साथ साथ सेवाओं और आय को भी शामिल करता है, ठीक है। सेकंड बोला पर्यटन से होने वाली कमाई आदर्श व्यापार को या उसके अंतर्गत आती है। सेकंड बात करेक्ट है क्योंकि पर्यटन एक सेवा है और इसलिए ये आदर्श व्यापार में आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्यापार संतुलन ट्रेड बैलेंस में सेवाओं का व्यापार शामिल नहीं होता है। तीसरी बात क्या होगी, करेक्ट है, सही है क्योंकि जो व्यापार संतुलन है ना, इसमें ट्रेड जो बैलेंस होता है इसमें दृश्य में जो दृश्य निर्यात होता है इसमें दृश्य आयात सेवाओं को नहीं गिनते हैं, माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं एक तरह से, और सेवाओं के लिए अदृश्य संतुलन शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। सिर्फ सॉरी जी सही है, सिर्फ 1 गलत है, 2 और 3 करेक्ट होगा, ठीक है, 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत है बी। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 7 भुगतान संतुलन बीओपी के पूंजीगत खाते के संबंध में विचार करना है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को ऋण रहित नॉन डेप पूंजी प्रवाह माना जाता है जबकि बाहरी वाणिज्यिक उधार को ऋण पैदा करने वाला प्रभाव होता है, ऋण पैदा करने वाला प्रभाव होता है। सातवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि एफडीआई में मानसिकता और मालिकाना हक होता है, ठीक है, जिसे लौटाना ऋण की तरह होता है और अनिवार्य नहीं होता है, जबकि ईसीबी मतलब एक्सटर्नल जॉब का कमर्शियल बोरिंग होता है, एक शुद्ध ऋण होता है जिसे ब्याज सहित चुकाना पड़ता है, पहला सही है। सेकंड बात है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई को उसकी अस्थिर प्रकृति के कारण हॉट मनी भी कहा जाता है। सेकंड बात गलत है, गलत नहीं है, सही है, सेकंड भी सही क्योंकि यहाँ पर एफपीआई जो होता है शेयर बाजार में निवेश जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही तेजी से देश के बाहर जा सकता है और यदि बाजार अस्थिर हो, स्थिर नहीं अस्थिर हो, इसलिए इसे हॉट मनी कहते हैं, ठीक है, सेकंड भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा यहाँ से इससे बोला है कि बैंकिंग पूंजी के अंतर्गत केवल अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि शामिल होती है। तीसरा गलत है क्योंकि बैंकिंग पूंजी में केवल एनआरआई जमा ही नहीं बल्कि वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी संपत्तियां और अन्य बैंकिंग लेनदेन भी शामिल होते हैं। 1 2 करेक्ट है, आंसर 2 बातें सही हैं इसकी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बाहरी उधार एक्सटर्नल बोरोइंग के संबंध में विचार करना है। सरकारी कर्ज सॉवरेन डेब्ट और बाहरी वाणिज्यिक उधार ईसीबी दोनों ही पूंजीगत खाते की देनदारियां में वृद्धि करते हैं। पहली बात 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी उधार चाहे सरकार ले या निजी कंपनियां
पूंजीगत खाते में देनदारियां लिएबिलिटीज़ को बढ़ाता है, क्योंकि इसे भविष्य में चुकाना होता है। सेकेंड बात, ईसीबी के माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशों में बाजारों से कम ब्याज दर पर धन जुटा सकती हैं। सेकेंड बात यहाँ पर सही है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, विकसित देशों में ब्याज दरें कम होती हैं, इसलिए भारतीय कंपनियां वहाँ से ईसीबी के जरिए सस्ता कर्ज लेती हैं। सही बात है। तीसरा, भारी उधार कमी आने से देश में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स जो रिजर्व होता है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारी उधार से कमी आने से विदेशी मुद्रा का आगमन कम हो जाता है, इनफ्लो हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, अल्पकाल में ही विदेशी मुद्रा भंडार पर नकारात्मक या दबाव वाला प्रभाव पड़ सकता है, भले ही यह दीर्घकालिक कर्ज में कम होने के कारण अच्छा हो। ठीक है, 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 नंबर, निवेश के प्रकार है उसके बारे में क्वेश्चन है। एफडीआई और एफपीआई दोनों ही पूंजीगत खाते के विदेशी निवेश के घटक होते हैं, हिस्से होते हैं इसके। पहली बात, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दोनों ही पूंजीगत खाते के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये देश की परिसंपत्तियों और देनदारियों में बदलाव लाते हैं। सेकेंड है, यदि कोई विदेशी संस्था किसी भारतीय कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीदती है तो उसे आमतौर पर एफडीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, एफपीआई का प्राथमिक उद्देश्य कंपनी के प्रबंधन में नियंत्रण प्राप्त करना होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि एफपीआई का मुख्य उद्देश्य केवल अल्पकालिक लाभ और लाभांश कमाना होता है। प्रबंधन और नियंत्रण प्राप्त करना एफडीआई का उद्देश्य होता है, एफपीआई का नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, पूंजीगत खाते की संरचना के बारे में विचार करना है। अनिवासी भारतीय एनआरआई जमा राशि को बैंकिंग पूंजी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि ये बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आती है। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, पूंजीगत खाते के लेन देन देश की परिसंपत्ति या देनदारी लिएबिलिटीज जो होती हैं उसकी स्थिति को प्रभावित करती है। सेकेंड बात भी सही, क्योंकि पूंजीगत खाता भविष्य के दावों को दर्शाता है और ये देश की परिसंपत्ति बढ़ाता है और भविष्य की देनदारी जैसे ऋण। ठीक है, चालू खाता घाटा हमेशा पूंजीगत खाते के अधिशेष द्वारा ही वित्त पोषित किया जाता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि चालू खाते घाटा होता है तो उसे भरने के लिए बाहर से निवेश या ऋण लेना पड़ता है जो पूंजीगत खाते के अधिशेष पैदा करेगा। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 1 2 3 डी। क्वेश्चन 11 है, विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व को उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं 11 नंबर को। पहला बोला है इसे, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, इसमें केवल अमेरिकी डॉलर और सोना ही शामिल होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल डॉलर और सोना ही नहीं बल्कि यहाँ पर यूरो, येन, पाउंड जैसी अन्य मुद्राएं, ठीक है, एफसीए, एलटीआर और आईएमएफ के पास यहाँ पर आरक्षित किस्त होती हैं उसके रूप में शामिल होती हैं। सेकेंड गलत होगा। तीसरा, विशेष आहरण अधिकार एलडीआर को आईएमएफ की मुद्रा के रूप में भी जानते हैं। तीसरी बात करेक्ट, क्योंकि एलडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट होता है उसको आईएमएफ की कृत्रिम मुद्रा या पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विदेशी मुद्रा भंडार उसकी संरचना के बारे में विचार करना है। विदेशी मुद्रा पर संपत्ति में डॉलर, यूरो और येन जैसी मुद्राएं शामिल होती हैं। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य वैश्विक मुद्राएं, विदेशी सरकारी बॉन्ड भी शामिल होते हैं इसमें। स्वर्ण भंडार जो होता है गोल्ड रिजर्व आरबीआई के पास जमा सोने को दर्शाता है। सेकेंड बात सही है। ठीक है, और यहाँ पर स्वर्ण भंडार आरबीआई के पास मौजूद भौतिक सोने का मूल होता है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन का संबंध विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक से होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व ट्रेंच पोजीशन आरटीपी इसका संबंध आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से होता है, विश्व बैंक से नहीं होगा। और ये वह कोटा होता है जिसे देश के बिना किसी शर्त के आईएमएफ उसे निकाल सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर, विदेशी मुद्रा भंडार के महत्व के संबंध में विचार करना है। ये बोला है आयात कवर, इंपोर्ट कवर ये बताता है कि देश के पास कितने महीनों का आयात के लिए पर्याप्त पैसा है। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आयात कवर एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। यदि भारत के पास 10 महीने का आयात कवर है
तो इसका मतलब है कि बिना किसी कमाई के भी हम 10 महीने तक के बाहर सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी 13 नंबर का। सेकेंड बात है, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होने से घरेलू मुद्रा रुपए की कीमत में अचानक गिरने से रोका जा सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, जब यहाँ पर रुपए की कीमत काफ़ी ज़्यादा गिरने लगती है तो आरबीआई क्या करता है, अपने भंडार से डॉलर बेचकर बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाता है, जिससे यहाँ पर रुपए को स्थिर करा जा सके। तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार का उच्च होना देश की आर्थिक स्थिरता को संकेत होता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि उच्च भंडार विदेशी निवेशक को विश्वास दिलाता है कि देश के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने में सक्षम है। तीनों बातें एकदम सही है। 1 2 3 डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन बीओपी संकट और विदेशी मुद्रा संकट के बारे में विचार करना है। बीओपी संकट तब होता है जब देश की देनदारियां प्राप्तियां से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। 14 का पहला करेक्ट है, क्योंकि संकट तब आता है जब देश के पास आयात के लिए भुगतान करने या विदेशी में ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। सबको पता है ना? सही बात है, अपने से लेकर के हम चीज़ों को देखेंगे तो समझ पाएंगे। सेकेंड बात है, विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट को टालने के लिए किया जा सकता है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि 1991 के संकट के समय भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार विशेषकर सोने का उपयोग भुगतान के लिए किया था। तीसरा, एलडीआर और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि एलडीआर और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन आरटीपी अनिवार्य रूप से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के हिस्सा हैं। ठीक है, ये गलत होगा। 1 2 करेक्ट है। आंसर पूछा गया इसमें कौन सा गलत है, तो केवल तीसरा गलत है, ये बी। क्वेश्चन 15 नंबर यहाँ से देखते हैं इसको। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होगा? विदेशी मुद्रा भंडार के इनमें से हिस्सा कौन सा है बता रहे हैं। पहली बात है, इसे बोले विदेशी मुद्रा पर संपत्ति। ठीक है, स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के पास सुरक्षित किस्त। तो जो आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1 2 3 सभी, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स मुख्य रूप से 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो एफसीए, ठीक है, सोना, एलडीआर और आरटीपी। ठीक है, आईएमएफ के पास होते हैं जो, मतलब तीनों यहाँ पर इसके हिस्सा होंगे, तो आंसर डी करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विनिमय दर निर्धारण प्रणाली के बारे में विचार करना है। स्थिर फिक्स विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है और उसे सोने या किसी अन्य प्रमुख मुद्रा के साथ जोड़ा जाता है। 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड, लचीली फ्लोटिंग विनिमय दर में मुद्रा का मूल्य केवल बाजार में जो मूल्य होता है, आपूर्ति होती है, मांग, उसकी सप्लाई पर निर्भर करता है। सेकंड क्या होगा? 16 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत वर्तमान में पूरी तरह से स्वतंत्र लचीली विनिमय दर प्रणाली का पालन करता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारत शुद्ध या प्योर लचीली दर का पालन नहीं करता है और भारत में व्यवस्था तो बाजार आधारित है, लेकिन भारी उतार चढ़ाव होने से आरबीआई हस्तक्षेप करेगा। तीसरी बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है ए। क्वेश्चन 17 है, 17 नंबर है, यहाँ पे मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया है। इसमें बोला है कि भारत की जो भारत की मैनेज्ड फ्लोट, प्रबंधित जो फ्लोट है, उसकी प्रणाली के बारे में विचार करना है। ये पूरा ग्राफ है इसका। ठीक है, इस प्रणाली में मुद्रा की विनिमय दर बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। 17 का पहला करेक्ट है, क्योंकि समान परिस्थितियों में बाजार निर्यातक, आयातक और निवेशक ही तय करते हैं, और ये मतलब तय करते हैं कि यहाँ पर जो डॉलर है, $1 कितने कीमत की होगी रुपए। ठीक है, तो बात याद रखना है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ऐसा है क्या? सेकेंड सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का उद्देश्य होता है कि विशेष स्तर पर, जैसे ₹80 को बनाए रखना नहीं है, बल्कि बाजार में अस्थिरता को कम करना होगा। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से सही बता रहे हैं। तीसरी बात है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीआई की रुपए की कीमत को नियंत्रित करने के लिए बाजार से डॉलर या बिक्री कर सकता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसको बोलते हैं डायरेक्टिव फ्लोटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई समय समय पर डॉलर खरीदकर बेचकर जो चाल है उसको प्रबंधित कर सकता है, और यहाँ पर रुपए की कीमत को बढ़ा भी सकता है ना, जैसे गिरती है तब। तो क्या होगा? 1 2 3 तीनों बातें सही है, आंसर डी। ये फिगर के माध्यम से भी कुछ समझ सकते हो। ठीक है, डिमांड, सप्लाई और यहाँ पर क्वांटिटी, प्राइस है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18,
मुद्रा के मूल्यह्रास और अवमूल्यन के बारे में विचार करना है। मूल्यह्रास बाजार की शक्तियों, मांग और आपूर्ति के कारण रुपए की कीमत में कमी को दर्शाता है। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा, अवमूल्यन जो होता है सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा की कीमत कम करने के लिए नीतिगत प्रक्रिया होती है। पहली बात सही है, दूसरी बात भी सही है, क्योंकि अवमूल्यन सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक या एक सचेत निर्णय होता है। उदाहरण के लिए चीन अक्सर अपने निर्यात को सस्ता रखने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा यहाँ पर है, भारत में वर्तमान में विनिमय दर प्रणाली के तहत मूल्यह्रास शब्द का उपयोग अवमूल्यन के अधिक या अवमूल्यन से अधिक प्रासंगिक होगा। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत में मैनेज्ड फ्लोट प्रणाली है, जहाँ जो दरें होती है बाजार तय करती है, इसलिए यहाँ मूल्यह्रास शब्द तकनीकी रूप से सही होगा। और अवमूल्यन शब्द 1991 से पहले अधिक प्रासंगिक था, जब दरें सरकार द्वारा तय की जाती थी। तीनों बातें 1, 2, 3 सही है, डी। क्वेश्चन 19 नंबर है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के हस्तक्षेप के बारे में विचार करना है। यदि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिर रही होती है तो आरबीआई डॉलर बेचना शुरू कर देता है। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, ताकि उसकी आपूर्ति बढ़े और रुपया स्थिर हो सके। अभी मैंने बात ऊपर बताई आपको। यदि रुपए की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही होती है तो आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदना शुरू कर देता है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर यदि रुपया जो है काफ़ी मजबूत हो रहा है तो ये निर्यातों के लिए नुकसानदेह होता है। ऐसे में आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदता है ताकि रुपए की अत्यधिक मजबूती को रोका जा सके, है ना। सही है। तीसरा, इन हस्तक्षेप का उद्देश्य मुद्रास्फीति को रोकना, बाजार में स्थिरता बनाए रखना होता है। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा के उतार चढ़ाव में आयातित जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि कच्चा तेल, ठीक है, उसी कीमतों में प्रभावित होती हैं, तो अंततः मुद्रास्फीति प्रभावित होती है, जैसे अभी हाल ही में भी चल रहा है ना। उससे क्या होगा, मैंने मुद्रास्फीति प्रभावित होगी, ठीक है। डॉलर का रेट और बढ़ सकता है ना। इंडियन रुपीज़ जो है वो घटेगा, डॉलर बढ़ेगा, और ऐसा हो सकता है, इसमें मुद्रास्फीति में प्रभावित होगी। तो 1, 2, 3 सभी बातें करेक्ट हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। नीर और रीढ़ के बारे में हम लोग क्वेश्चन कर भी चुके हैं पहले, फिर देख लेते हैं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक मुद्रा की कई अन्य विदेशी मुद्राओं बास्केट के मुकाबले भारित औसत दर होती है। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, इसमें यहाँ पर जो नीर जो होता है ये देखता है कि रुपया दुनिया की प्रमुख मुद्राओं जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड के एक समूह के मुकाबले औसत कैसा प्रदर्शन कर रहा है। सेकेंड बात है, रीढ़ जो होता है इसमें विनिमय दर के साथ साथ दो देशों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर को समायोजित किया जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि रीढ़ जो होता है रीढ़ बराबर होता है नीर प्लस घरेलू मुद्रास्फीति। ये फार्मूला एक तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। इसमें यह वास्तविक क्रय शक्ति को दर्शाता है, याद रखना है। तीसरी बात है, यदि रीढ़ 100 से अधिक है तो ये दर्शाता है कि देश के निर्यात बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि अब रीढ़ 100 से अधिक है, अगर 100 से अधिक है तो इसका मतलब होता है कि भारत में महंगाई विदेशी की तुलना में अधिक है, इंपॉर्टेंट है, जिससे भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और निर्यात प्रतिस्पर्धा काफ़ी कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन 21 है, विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत व्यापार के संबंध में विचार करना है। रुपए का मूल्य वृद्धि होने से देश के निर्यात सस्ते जाते हैं और आयात महंगे होते हैं। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जब रुपया मजबूत होता है तो भारतीय सामान विदेशियों के लिए महंगा हो जाता है, निर्यात कम होता है, ठीक है, और उससे क्या होगा, विदेशी सामान भारतीयों के लिए सस्ता और आयात बढ़ेगा, ठीक है। पहली बात गलत है, लिख लो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रुपए का मूल्य ह्रास होने से विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में घूमना सस्ता हो जाता है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर मूल्य ह्रास जो रुपया गिरता है उससे होने से क्या होगा, $1 के बदले अधिक रुपए मिलेंगे। इससे क्या होगा, विदेशी जो पर्यटक होंगे उनको आसान हो जाएगा घूमना, क्योंकि उनको ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं। मान लो $1 पहुँच गया 300 के बराबर, ठीक है। ताजमहल का टिकट है 250 रुपये, तो क्या उनको फायदा होगा। अगर ताजमहल का टिकट 250 होगा, आज $1 का रेट 100 है, तो उनको 100 रुपये और एक्स्ट्रा 200 पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात ऐसे करके सोचना है अपने आप को लेकर के, ठीक है। पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा है, मुद्रा का मूल्यन अक्सर व्यापार घाटे को कम करने के लिए करते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि मूल्यन से निर्यात सस्ता होता है और आयात महंगा होता है, जिससे लोग बाहर का सामान कम खरीदते हैं और देश में जो व्यापार घाटा है उसको कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो एक गलत है, 2 और 3 सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गलत पूछा है तो एक गलत है।
22 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में विचार करना है। एफडीआई एक दीर्घकालिक निवेश है जिसका उद्देश्य संपत्ति का निर्माण जिससे जैसे फैक्ट्री लगाना करना होता है। पहली बात, 22वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई, ये फैक्ट्री लगाने ये कंपनी के प्रबंधन की हिस्सेदारी के लिए होता है जो लंबे समय तक टिका रहता है। एफपीआई को हॉट मनी कहा जाता है क्योंकि बाजार में अस्थिरता आने पर तेजी से बाहर निकल जाता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एफपीआई केवल लाभ कमाने के लिए शेयरों में पैसा लगाते हैं और बाजार में थोड़ी गिरावट आने से वे पैसा निकाल लेते हैं, इसलिए इसे हॉट मनी या एग्जिट फ्रेंडली निवेश कहते हैं। ठीक है, आपसे नया वर्ड बोल देगा यूपीएससी, एग्जिट फ्रेंडली निवेश क्या होता है इसके बारे में दे देगा। ठीक है, तो दोनों बातें सही है। तीसरा, एफडीआई केवल सरकारी मार्ग से ही भारत आ सकता है। तीसरी बात गलत है क्योंकि एफडीआई के लिए 2 मार्ग, ऑटोमेटिक रूट बिना सरकारी अनुमति के और गवर्नमेंट रूल, अधिकांश क्षेत्रों में अब 100% ऑटोमेटिक रूट उपलब्ध हो गया है, तो तीसरा गलत होगा। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए। क्वेश्चन 23 है, व्यापार समझौते के संबंध में सीईपीए, सीईसीए और एफटीए के बीच मुख्य अंतर क्या होगा। इसके बीच जो मुख्य अंतर होगा 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एफटीए के केवल वस्तुओं का व्यापार शामिल है जबकि सीईपीए में सेवाओं और निवेश को भी शामिल किया जाता है। ये बात इसका मुख्य अंतर होता है। ठीक है, एफटीए मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसमें मुख्य रूप से वस्तुएं, गुड्स, उस पर सीमा शुल्क कम करने के पर ध्यान दे देते हैं, जबकि यहाँ पर सीईपीए में होता है, सीईपी मतलब कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एफटीए से अधिक व्यापक है और इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं और निवेश की भौतिक संपदा और आर्थिक सहयोग को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि भारत यूएई सीईपीए। ठीक है, तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, लिख लेना पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 आते हैं। 24 है, क्षेत्रीय आर्थिक समूह के बारे में विचार करना है। भारत ने चीन के बढ़ते प्रभाव और डेयरी क्षेत्र की चिंताओं के लिए कारण आरसीईपी से बाहर रहने का निर्णय लिया है। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल न होने का निर्णय लिया है क्योंकि चीन से सस्ते आयात का खतरा था और भारत में डेयरी और जो कृषि थी उस पर क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, तो ये पहली बात सही है। ब्रिक्स और G20 केवल सैन्य सहयोग के लिए बनाए गए हैं। सेकंड गलत है क्योंकि ब्रिक्स और G20 मुख्य रूप से आर्थिक, वित्तीय और कूटनीतिक सहयोग के मंच हैं, न कि विशुद्ध सैन्य गठबंधन जैसे नाटो, तो गलत होगा। 1 सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा, केवल एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 बोल रहा है 25 विश्व व्यापार संगठन WTO की सब्सिडी व्यवस्था के बारे में कथन। एम्बर बॉक्स सब्सिडी व्यापार को विकृत करती है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर एम्बर बॉक्स ऐसी सब्सिडी जैसे MSP या बिजली सब्सिडी जो उत्पादन और व्यापार को सीधे प्रभावित करती है और इस सीमा पर होती है, पहला करेक्ट है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आमतौर पर कोई प्रतिबंध नहीं होता इसमें। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ऐसी सहायता जैसे कृषि अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण जो व्यापार में बाधा नहीं डालती है, ये असीमित हो सकती है, सही बात है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये एम्बर बॉक्स जैसे ही है लेकिन इसमें किसानों को उत्पादन सीमित करने के लिए भुगतान किया जाता है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 25 का 1, 2 और 3 सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत होगा, लास्ट क्वेश्चन ये। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट है ये होगा, भारत ने आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत 2019 में ही इससे वार्ता से बाहर हो गया था, तो क्या होगा, डी स्टेटमेंट इसका गलत आंसर होगा। ठीक है, ये बोला कि भारत में क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इससे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि यहाँ पर आरसीईपी समझौते से हस्ताक्षर नहीं किए थे और भारत 2019 में ही इस वार्ता से बाहर हो गया था, तो ये गलत हो जाएगा, गलत पूछा था। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 26 आपके क्वेश्चन पूरे हुए। ठीक है, और मैंने सुबह 15 क्वेश्चन कराए आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर जो श्रम सुधार को लेकर के कानून थे उसको लेकर के 15 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण थे, वो भी क्वेश्चन करो, ये भी करो, और साथ में जो टारगेट आपको दिया था वो टारगेट भी फॉलो करो। और एक एक चीज़ की मैं आपको पूरे MCQs के माध्यम से पूरे तोड़ के निकाल दूंगा, एक एक चीज़ क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बस आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, और आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, सही हो रहे हैं कितने क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूर बताना है, राइट, दोनों में 15 में कितने से हुए और यहाँ पर 26 में कितने से हुए। ठीक है, तो
लोगों को शेयर भी किया करो, है ना। ज़्यादा ज़्यादा लोग जोड़ेंगे तो एक क्या होगा, अपना अच्छा सा कम्युनिटी तैयार होगा, पूरा एक अपना ग्रुप तैयार होगा, तो उससे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या होगा, है ना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। कुछ अपना डिस्कस कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर सजेशन भी दे सकते हैं, राइट। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।